हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 और यूनिट 4 का हमने मुदलियार कमीशन को स्टार्ट किया था, जो कि कब आया है तो 1952-53 में आया है। मुदलियार कमीशन को और हम किस नाम से जानते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि मुदलियार कमीशन ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये हमने पार्ट 1 में देखा था, हमने स्टार्ट किया था। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें मुदलियार कमीशन का पार्ट 2 देखना है। ये हमारा CGABEO एग्ज़ाम के पेपर 2 के लिए कंप्लीट कोर्स है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप एवं कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए आप निश्चित रूप से इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए। साथ में आपको ये कोर्स परचेज़ कैसे करना है तो ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें एक सेपरेट वीडियो है कि आप इस कोर्स को परचेज़ कैसे कर सकते हैं। तो कोर्स को परचेज़ करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यदि आप इस कोर्स में एनरोल नहीं करवाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने हर सेशन में बताया है, आज भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम 50% सिलेबस यूट्यूब में ही कवर कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब के वीडियोस फॉलो करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से। आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कीजिए कि आपको किस तरीके से इसे पढ़ना है। साथ में आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, एस्पायर कर रहे हैं कि हमें ABO के लिए पढ़ना है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी पढ़ाई कर सके। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम मुदलियार कमीशन देखने वाले हैं। तो मुदलियार कमीशन के पार्ट 1 में हमने देखा क्या था, तो हमने देखा था कि मुदलियार कमीशन जो है 1951 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1951 में सरकार को बोला कि आप एक आयोग का गठन कीजिए। उनकी बातों पर विचार करते हुए सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने 23 सितंबर 23 सितंबर 1952 को एक आयोग का गठन किया। कौन से आयोग का, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952। दिस कमीशन वॉज हेडेड बाई मुदलियार, Dr. Lakshman Swamy Mudaliar. That's why the name of this commission known as मुदलियार कमीशन। इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके नाम पर आधारित इस माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम क्या रख दिया गया, तो मुदलियार आयोग रख दिया गया। ठीक है, ये हमने देखा था। अब गठन तो हो गया, साथ में हमने ये देखा था कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत की, क्योंकि इस आयोग का गठन किया गया था कि आप माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर विचार विमर्श करके आप हमें सलाह दीजिए। तो इस आयोग ने बिल्कुल 244 पन्ने की, यानी कि 244 पेज की इन्होंने रिपोर्ट बनाई, जो कि 14 चैप्टर्स में इन्होंने पूरे 14 अध्यायों में अपनी पूरी रिपोर्ट को सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। बात उठती है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया, तो 29 अगस्त 1953 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। गठन कब हुआ था, तो 52 में हुआ था। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, 53। इस वजह से यदि हम ओवरऑल इसका ईयर देखें मुदलियार कमीशन का, तो कब आता है, तो 1952-53 में आता है। इस आयोग ने बहुत सारी कमियां बताई, खामियां बताई, साथ में इन्होंने सुझाव भी दिए
कि आप माध्यमिक स्तर की शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हो एवं सुधार कैसे कर सकते हो। तो हमने पार्ट 1 में कमियां देखी थी, डिफेक्ट्स देख लिए थे। डिफेक्ट्स भी हमने बहुत सारे देखे थे, उसमें एक क्विक रिवीजन की तरह हम देख लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि माध्यमिक शिक्षा जो दी जाती है वो विश्वविद्यालय के लिए केवल प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ओनली फोकसेस ऑन द यूनिवर्सिटी, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और वो लाक करते हैं कॉपरेशन में। ऐसे स्टूडेंट्स कॉपरेशन, सहयोगी भावना के नहीं होते, कॉपरेशन नहीं होता, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होती, नेतृत्व नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो केवल और केवल विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए तैयार कर रहे होते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो कैरिकुलम है वो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, जो पाठ्यक्रम है वो एकदम ही इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। फिर हमने देखा था जो टीचिंग मेथड है, जो शिक्षण पद्धति है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो तो फुल ऑफ डिफेक्ट्स है, यानी कि उसमें तो पूरी खामियां ही खामियां है। जो जिस तरीके से शिक्षण पद्धति है या फिर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है। फिर हमने देखा था जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो भी फुल ऑफ डिफेक्ट्स है, यानी कि जो भी परीक्षा होती है उसमें भी पूरी खामियां ही हैं, इस आयोग ने बताया था। फिर उसके बाद इस आयोग ने बताया जो टाइम टेबल है, जो समय सारणी है, वो बिल्कुल वो क्या है, रिजिड है, और उसमें और वो ऐसा है कि उसमें जो टेक्स्ट बुक्स जो यूज़ होते हैं, यानी कि जो पुस्तकें हैं, वो एकदम ही अनस्यूटेबल हैं, जो कि कहीं काम नहीं आएंगी, ऐसा इस आयोग ने बताया। अनस्यूटेबल टेक्स्ट बुक्स हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर तो कोई फोकस ही नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, डिबेट, स्पीच, ये सब जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्कूल में, उस पर तो विचार ही नहीं किया जा रहा है। फिर हमने साथ में ये भी देखा था खामियों में कि जो टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो टीचर्स की जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है, उसके लिए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया, नो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर टीचर्स अपॉइंटमेंट। हमने ये देखा था, यानी कि किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति करें, इसके लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं है, इस आयोग ने बताया। तो इतनी खामियां इसने बता दिया, या फिर हम बोल सकते हैं इतनी कमियां इस आयोग ने गिना दी। लेकिन कमियां तो गिनाई हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। तो आज हमें देखना क्या है, हम देखने जा रहे हैं सजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या अब सुझाव दिए हैं, उसको अब हम देखेंगे। तो सजेशंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सबसे पहली खामियां इन्होंने किसके लिए की, माध्यमिक शिक्षा के लिए की, तो बिल्कुल उसके लिए सुझाव दे रहे हैं। सेकेंडरी सजेशंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि केवल एक ही लैंग्वेज है, तो बाइलिंगुअल है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताई हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। तो आप दोनों में जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें समझिए। पहले हम इंग्लिश देख लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, सजेशंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इट शुड बी फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 17 ईयर्स, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन किसके किसके लिए है, तो एज ग्रुप क्या होनी चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट्स की, 11 to 17 ईयर्स। फिर इट्स ड्यूरेशन शुड बी 7 ईयर्स, कितने साल का सेकेंडरी एजुकेशन हो जाए, 7 ईयर्स का। फिर बोला गया इट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो ये 11 to 17 ईयर्स जो हम पढ़ेंगे और जो कि 7 साल तक जो हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी एजुकेशन जो हम लेंगे, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसा करो कि जूनियर सेकेंडरी लेवल ला दो, यानी कि जूनियर सेकेंडरी स्टेज ला दो, और कौन सा ला दो, हायर सेकेंडरी स्टेज ला दो। जो जूनियर वाला लाओगे तो 3 साल के लिए लाना, और जो हायर वाला लाओगे तो 4 साल के लिए। तो हो गया ना, ओवरऑल 7 ईयर्स तो हो गए। तो ये यानी कि ओवरऑल हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। कैसे बटी, तो 3 साल जूनियर और 4 साल हायर में बटी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी अबॉलिश्ड एंड क्लास 11th शुड बी एडेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन एंड क्लास 12th टू द डिग्री कोर्सेज। ये जो इंटरमीडिएट जो क्लासेस होती है उसको क्या करो, बिल्कुल एबॉलिश कर दो, और क्लास 1 को बोलो सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया है। क्लास 1 क्या है, किसमें आपको ऐड कर दो, आप सेकेंडरी एजुकेशन में ऐड करो, और क्लास 12 को आप क्या करो, वो डिग्री कोर्स में लगा दो। डिग्री कोर्स मतलब कॉलेज वाले में,
लगा दो, उसमें ऐड कर दो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स शुड बी ओपन्ड। मल्टीपर्पज़ स्कूल, अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने कमियां क्या बताई थी कि कोई कैरिकुलर एक्टिविटी, को कैरिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है, डिबेट, डांसिंग, ये सब कुछ भी नहीं होता है स्कूलों में, ठीक, यानी कि कोई प्लेग्राउंड्स नहीं, स्पोर्ट्स नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो क्या करो कि स्कूल को क्या बना दो आप, मल्टीपर्पज़ बना दो। मल्टीपर्पज़ हो जाएगा तो क्या लिखा है, शुड बी ओपन एट हायर सेकेंडरी लेवल एंड डाइवर्सिफाइड कोर्सेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। वहाँ पे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करो। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज मतलब कि आप बिल्कुल अलग 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 शिक्षा जो होती है, अलग अलग कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे तो ये वाला कोर्स भी चल रहा है, यहाँ पे तो ये वाला कोर्स, हम कौन से वाले में, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन लेते हैं। तो बस स्कूल को भी आप ऐसे बना दो, मल्टीपर्पज़ बनाओ स्कूल को, ठीक है। फिर क्या है, स्पेशल स्कूल्स फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रेन, जो दिव्यांग हैं उनके लिए आप स्पेशल स्कूल्स के लिए, हैंडीकैप जो चिल्ड्रेंस हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था करो, ठीक है। ये इन्होंने क्या बता दिया, सजेशंस दिए किसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के सुझाव इन्होंने क्या बताए हैं, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा के संगठन के संबंध में कि होना क्या चाहिए। तो जैसा कि मैंने उधर भी बताया था, 11 to 17 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो कि 7 वर्ष में हो और 2 भाग में विभाजित हो, 3 साल की जूनियर सेकेंडरी हो जाए और 4 साल की हायर सेकेंडरी हो जाए। फिर जो इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं उन्हें समाप्त कर दीजिए और कक्षा 11वीं को माध्यमिक शिक्षा और 12वीं कक्षा को डिग्री पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। 11वीं को किस में ऐड कर दोगे, जो हम हाई स्कूल बोलते हैं ना, ठीक है, हाई स्कूल बोलते हैं। तो ये क्या बोले कि 11वीं को क्या करो आप, 11वीं को माध्यमिक वाले में जोड़ दो, सेकेंडरी में जोड़ दो, और जो ये जो 12वीं है ना, तो 12वीं को क्या करो आप डिग्री वाले में लगा दो, यानी कि डिग्री के साथ में 12वीं वाला लगा दो। और उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या करो, बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खुले जाने चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर मतलब कि अब हायर एजुकेशन के लिए क्या करो आप कि वहाँ पे बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय खुले जाने चाहिए और विविध पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम एक नहीं बहुत सारे होने चाहिए। फिर क्या है, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान, ठीक। ये इनके सुझाव है संगठन को लेकर के। फिर ये देते हैं अपना सजेशंस, एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। संगठन तो हो गया, बन गया, ऑर्गेनाइज कर लिए हैं सेकेंडरी एजुकेशन को। एम क्या होना चाहिए, देखिए क्या बताया है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप्स, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये सब वोकेशनल स्किल आनी चाहिए हमें, वोकेशनल पर्सनालिटी हमें डेवलप होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि बच्चों के पास में लीडरशिप क्वालिटी, इन्हें नेतृत्व करना इन्हें नहीं आता। क्यों, क्योंकि केवल और केवल इन्हें पढ़ाया गया कि तुम्हें विश्वविद्यालयीन स्तर पर किस तरीके से प्रवेश पाना है, विश्वविद्यालय के लिए ये तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि माध्यमिक शिक्षा का एम क्या होना चाहिए, व्हाट आर द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। The aims of secondary education first is the development of democratic citizenship. Democratic citizenship, आप बने तो नागरिक, लोकतांत्रिक नागरिक तो बने। फिर क्या है, वोकेशनल स्किल्स आनी चाहिए कि आप करने क्या चाह रहे हो आगे, आपको पता ही नहीं है, आप में कोई स्किल ही नहीं है। यदि कोई आपसे पूछ रहा है कि आपको आता क्या है, कि हम बोल रहे हैं कि हम ना पीजी हैं, हम ना ग्रेजुएट हैं, अरे ठीक है लेकिन आता क्या है ये तो बताओ। नहीं, कुछ आता नहीं है लेकिन हम ये है, हमारे पास ये डिग्री है, डिप्लोमा है। सामने वाला आपसे पूछ रहा है आता क्या है ये तो बता दो। तो ये क्या बोल रहे हैं, वोकेशनल स्किल डेवलप करो। वोकेशनल स्किल पर्टिकुलरली हम इसमें एकदम निपुण हैं, आप मुझसे ये काम ले सकते हैं, मुझे ये चीज़ आता है, ठीक। फिर क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए स्टूडेंट्स में। इसको ये यहाँ भी देख लीजिए क्या है, उद्देश्य के संबंध में इन्होंने क्या बताया कि माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास होना चाहिए।
फिर व्यावसायिक कौशल का विकास होना चाहिए, फिर व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए एवं नेतृत्व गुणों का विकास होना चाहिए। नेतृत्व करना आना चाहिए, व्यक्तित्व हमारा कैसा बने। फिर उसके बाद व्यावसायिक कौशल आना चाहिए कि हम क्या करें जिससे हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। फिर और लोकतांत्रिक नागरिकता, हम इस देश में किस तरीके यानी कि चुनाव हो रहा है, हमें लेना देना ही नहीं है, अरे छोड़ो ना, क्या करना है, जिसको बनना है वो बनेगा ही। तो ये क्या बन पाई, क्या लोकतांत्रिक नागरिकता नहीं बन पाई। ये क्यों बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये माध्यमिक स्तर के ही बच्चे अब क्या बनने वाले हैं, एडल्ट होने वाले, 18 होने वाले, 18+ होने वाले। तो इनके पास क्या आ जाएगा, राइट टू वोट आएगा। तो राइट टू वोट के लिए इन्हें क्या आप सबसे पहले तैयार कर दो, आप लोकतांत्रिक नागरिकता इनमें विकसित कर दो। ये अपने आप को एज अ सिटीजन समझे तो ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, सजेशंस रिगार्डिंग कैरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यदि जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, यदि आप डिफेक्ट को याद कर लोगे, यदि बोलते हैं ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पहले हम अपनी बीमारियां बता देते हैं, हमें ये फिर डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारियों के अकॉर्डिंग हमें दवाई देता है, बिल्कुल देता है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या किया है, पहले कमियां इन्होंने बता दी, डिफेक्ट्स बता दिए हैं। अब उसके लिए एक एक करके अब ये क्या करें, दवाई देते जा रहे हैं, यानी कि सजेशंस देते जा रहे हैं, डिफेक्ट्स के लिए सजेशन दे रहे हैं। पहले इन्होंने क्या बोला, पहले इन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बताया इन्होंने, वो डिफेक्ट है, उसमें डिफेक्ट है। साथ में भी ये क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो दोनों के लिए उन्होंने अपना दे दिया सुझाव। फिर उसके बाद इन्होंने कैरिकुलम की बात की थी। कैरिकुलम को इन्होंने क्या बोला था कि इम्प्रैक्टिकल है, पाठ्यक्रम क्या है, अव्यवहारिक है। तो इसके लिए अब सजेशन दे रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, रिलेटेड टू रियल लाइफ। पाठ्यक्रम को क्या करो, रिलेट कर दो रियल लाइफ से, यानी कि कैरिकुलम को किससे करना है आपको, रियल लाइफ से रिलेट करना है। एक्सटेंसिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कैरिकुलम को जब चाहो चेंज कर सको, वो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। फिर क्या है, सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज शुड बी इंटर रिलेटेड। जो भी हमारा सब्जेक्ट्स है और जो आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हो स्कूल में, वो क्या हो, बिल्कुल इंटर रिलेट करें। फिर क्या है, अनेबल स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज देयर लेजर, यानी कि फ्री बैठे हैं तो ये नहीं कि मोबाइल एकदम स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के बेवजह के वीडियोस देख रहे हैं। यानी कि क्या आना चाहिए, लेजर टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये क्या बताएं, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ये कि बस हो गया, अब तो गर्मी की छुट्टी हो गई, बस बिल्कुल एकदम गेम खेलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। तो ये बच्चों के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं कि उन्हें यूटिलाइज करना आना चाहिए, कि अपने लेजर्स को, यानी कि जो फ्री टाइम है उसको वो कैसे यूटिलाइज कर पाएँ। देखिए पाठ्यक्रम के संबंध में इनके सुझाव को, कि वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि आप रिलेट तो कर सको अपने रियल लाइफ से, आप रियल लाइफ से रिलेट कर सको। फिर व्यापक और लचीला होना चाहिए, लचीला मतलब आप जब चाहो चेंज भी तो कर सको, ये नहीं कि नहीं बिल्कुल हम ना जो फिक्स कर दिए ना उसके अलावा तो हम बदलेंगे ही नहीं, जो है वही रहेगा, तो नहीं, ऐसा मत करो, लचीला बनाओ उसको, पाठ्यक्रम को। फिर क्या करो, विषय और गतिविधियां परस्पर संबंधित होनी चाहिए, क्या विषय चल रहा है और क्या गतिविधियां हो रही हैं स्कूल में, तो बिल्कुल क्या करो, उसको रिलेट कर दो, इंटर रिलेटेड, पारस्परिक संबंध उनमें स्थापित करो। और क्या करो, छात्रों को अपने अवकाश का उपयोग करने में सक्षम बना दो। यदि अवकाश मिला है, कोई फ्री टाइम मिल रहा है, कोई लेजर टाइम मिला है, उसको क्या करें, वो प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर सकें, ऐसा हमें बनाना है बच्चों को, ठीक है। ये पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने सुझाव दिए। अब ये आगे बताते हैं सजेशंस रिगार्डिंग कैरिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब क्या करो कि किस तरीके से, ये तो इन्होंने एक ब्रॉड वे में बता दिया कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन एग्जैक्टली में पाठ्यक्रम आप रखोगे क्यों, अव्यवहारिक क्यों बोला गया है, अव्यवहारिक क्यों बोला गया और क्यों इम्प्रैक्टिकल बोला गया, उसके लिए अब ये सुझाव दे रहे हैं कि कैरिकुलम, पाठ्यक्रम की बात आती है ना, जैसे कि आप एबीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, अच्छा इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, पहले बस केवल आपको ये बताया गया, एबीओ एग्जाम होता है, सीजी एबीओ एग्जाम है, इसमें ना 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो आपका जीएस है वो आएगा और पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। इतनी जानकारी तो हर किसी को हो गई, बिल्कुल हो गई, ये यानी कि ये उन्होंने ब्रॉड वे में बता दिया।
ब्रॉड वे में। अब उसके बाद यदि आपको कोई बिल्कुल बता रहा है कि आपके पेपर 2 में ये यूनिट है और इन यूनिट्स में ये पूरे पॉइंट्स मेंशन है, इतनी इकाइयां हैं और इकाइयों में ये बिंदु हैं जिसे आपको पढ़ना है, तो ये है जो पढ़ना है। और उधर जो हमने देख लिया कि AVO का पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो इन्होंने बता दिया पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। अब पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या। ठीक, तो कैरिकुलम में क्या हो जाए, मदर टंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कैरिकुलम फॉर जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने क्या बोला था, याद करो कि क्या करना है, 7 साल की शिक्षा को 2 भाग में विभाजित करना है, एक 3 वर्ष और 4 वर्ष। 3 वाला जूनियर होगा, 4 वाला सीनियर होगा। ठीक है, वरिष्ठ और कनिष्ठ जिसे हम बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मदर टंग, जूनियर में क्या हो जाए, मदर टंग रहे। फिर नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज में हिंदी, whose mother tongue is हिंदी, और any other federal language whose mother tongue is not हिंदी। ऐसा करो कि हिंदी किसके लिए भाषा के रूप में प्रयोग करो, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, और जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसके लिए कोई सा भी संघ की कोई भाषा यूज़ करो, फेडरल लैंग्वेज कोई सी यूज़ कर लो। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने बताया इंग्लिश भी रहनी चाहिए, मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी रहे वहाँ पे। और क्या, कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए, सोशल साइंस रहना चाहिए, जनरल साइंस रहे, मैथ्स रहे, आर्ट्स एंड म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट्स और फिजिकल एजुकेशन रहनी चाहिए। कहाँ पे रहनी चाहिए, ये जूनियर सेकेंडरी लेवल में ये सब रहना चाहिए। देख लीजिए क्या लिखा है, मातृभाषा रहे, मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी जिसकी मातृभाषा हिंदी है, या कोई अन्य संघीय भाषा जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अंग्रेजी भी इन्होंने बताया है, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला और संगीत, हस्तशिल्प, व्यायाम शिक्षा, ये कहाँ पे होनी चाहिए, ये जूनियर माध्यमिक शिक्षा ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या बताया है, तो उसे देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हायर सेकेंडरी में क्या होनी चाहिए, तो हायर सेकेंडरी में कंपलसरी सब्जेक्ट में इन्होंने क्या बताया, क्या क्या होगा इसमें, तो मदर टंग होगा कंपलसरी, फिर हिंदी होगा फॉर नॉन हिंदी स्टूडेंट, जो हिंदी अब पढ़ना नहीं जानते वो लोग हिंदी ज़रूर पढ़ें, हिंदी ज़रूर पढ़ेंगे, और एलिमेंट्री इंग्लिश होगी और एडवांस्ड इंग्लिश होगी, और एनी मॉडर्न फेडरल लैंग्वेज और एनी फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज तो होगी, फॉरेन लैंग्वेज होगी, बट वो इंग्लिश नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इंग्लिश तो पहले से ही है, उसके अलावा कुछ सीखो, उसके अलावा कुछ फ्रेंच सीख लो, रशियन सीख लो, कुछ अलग सीख लो। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है कि कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज हो अदर देन इंग्लिश, और एनी क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज में इन्होंने इतना पूरा बता दिया है। पहली बात तो मदर टंग को कंपलसरी करो हायर में, फिर उसके बाद में हिंदी या फिर एलिमेंट्री इंग्लिश या फिर कोई एडवांस्ड इंग्लिश या फिर मॉडर्न फेडरल लैंग्वेज और एनी फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और एनी क्लासिकल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है कि क्या क्या आप लैंग्वेज में रखोगे। लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। ठीक, फिर सोशल साइंस फॉर फर्स्ट 2 years ओनली। सोशल साइंस कितने में होना चाहिए, केवल 2 साल के लिए होना चाहिए, फॉर फर्स्ट 2 years। क्यों, क्योंकि उन्हें सेकेंडरी को क्या बोला था, 4 साल की होगी, तो केवल 2 साल के लिए क्या करो, फॉर फर्स्ट 2 years सोशल साइंस को रखो। फिर क्या बोले, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस फॉर फर्स्ट 2 years ओनली। ये मैथ्स है और जनरल साइंस जो है कहाँ तक, केवल फर्स्ट 2 years। आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है, आपने भी तो बिल्कुल सोशल साइंस को केवल 10 तक पढ़ के आए हो, 9, ठीक है, यानी कि जूनियर में पढ़ रहे थे, 6 से अपने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया, 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़े हो। 11th-12th में जिसने आर्ट्स लिया होगा वो पढ़ा होगा, जिसने मैथ्स ले लिया क्या वो पढ़ा है क्या सोशल साइंस को, तो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जिसने कॉमर्स आर्ट्स ले लिया क्या उसने मैथ्स और साइंस को पढ़ा है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आर यू रिलेटिंग दिस पॉइंट्स कि ये क्यों इन्होंने ऐसा बताया है, कि बिल्कुल ये क्या है 1952-53 की बात है। अब उस समय से शिक्षा का विकास प्रारंभ हो गया। आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बाद में मुद्देआर कमीशन है, ठीक है। तो यानी कि आप शिक्षा के विकास के क्रम में, अब शिक्षा का विकास हमारे भारत में हो रहा है। जब भारत में विकास हो रहा है तो आप देख रहे हो जो सुझाव दिए गए उसको ही अब आगे जाकर के इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। ठीक, आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है, एनी वोकेशनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या होंगी, स्पिनिंग एंड वीविंग, मेटल वर्क, वुड वर्क,
गार्डनिंग, हैंडीक्राफ्ट, स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग और टाइपोग्राफी। उन्होंने बोला ना वोकेशनल स्किल डेवलप करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई पूछ रहा है आता क्या है, तो हम बोल रहे कि नहीं हम BCA MCA हैं, हम BTech हैं, ये हैं वे वो हैं, हम सब बता रहे हैं, पूरी एकदम लिस्ट बता दी हम तो ये हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है आता क्या है, ये तो बताओ। आता तो कुछ नहीं है। तो आता कुछ नहीं है तो इन्होंने क्या बोला, वो आता वाला ही देख लो, वोकेशनल सब्जेक्ट्स को देख लो, पढ़ना क्या है तुमको। तो वोकेशनल में आपकी जो इच्छा उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है। जो मैंने अभी वहाँ पे बताया उसको यहाँ पे आप हिंदी में देखिए। अनिवार्य विषय के रूप में उन्होंने क्या बोला है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कि मातृभाषा तो अनिवार्य कर दो, मातृभाषा को अनिवार्य कर दो, मदर टंग को। फिर उसके बाद आप हिंदी को करो, जो कि विषय के सब विषय में रहेंगे। हिंदी जो कि गैर हिंदी छात्रों के लिए आप अनिवार्य करना है इसको, हिंदी को गैर हिंदी छात्रों के लिए अनिवार्य करो। क्यों? क्योंकि वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट कर दो। फिर उसके बाद प्रारंभिक अंग्रेजी रहे या उन्नत अंग्रेजी या कोई आधुनिक संघीय भाषा या अंग्रेजी या किसी शास्त्रीय भाषा के अलावा कोई विदेशी भाषा। यहाँ पे क्या लिखा है, शास्त्रीय भाषा अंग्रेजी के अलावा यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ये अंग्रेजी यहाँ पे गलत लिखा गया, अंग्रेजी के अलावा कोई विदेशी भाषा, यहाँ पे अंग्रेजी आएगा। ठीक है, अंग्रेजी के अलावा कोई विदेशी भाषा। फिर क्या है, सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान जो है केवल 2 वर्षों के लिए होगा, केवल 2 वर्षों के लिए। 4 साल था तो उसको 4 साल के लिए केवल 2 वर्षों के लिए कर दो। फिर उसके बाद गणित और ये जो सामान्य ज्ञान है ना, इसको भी केवल 2 वर्षों के लिए करना है, इसको भी 2, ये अनिवार्य विषय हैं। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक विषय के संबंध में इन्होंने बताया कि व्यावसायिक विषय क्या क्या होनी चाहिए। तो कटाई और बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, बागवानी, हस्तशिल्प, सिलाई और कढ़ाई, छपाई या टाइपोग्राफी, ये क्या है, स्किल्स हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से व्यावसायिक कौशल विकसित होते हैं। तो ये व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होनी चाहिए। वो तो अनिवार्य हो गया, वो तो कंपलसरी हो गया, ऑप्शनल को भी देख लीजिए। ऑप्शनल को क्या बताया इन्होंने, द कमीशन डिवाइडेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इनटू 7 कैटेगरीज। इन्होंने ऑप्शनल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, तो 7 कैटेगरी में इन्होंने ऑप्शनल को डिवाइड कर दिया। एंड फिक्स्ड डिफरेंट कैरिकुलम फॉर ईच कैटेगरी, और सबके लिए कैरिकुलम भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कैरिकुलम बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि साइंस में आपको पढ़ना क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप साइंस लोगे तो पढ़ोगे क्या उसमें, रिलेट टू योर 11 और 12th। ठीक है, अपनी 11वीं और 12वीं से रिलेट करो, पढ़े क्या क्या हो, कौन सा सब्जेक्ट लिए हो और पढ़ के क्या आए हो। ठीक है, तो यदि कोई साइंस लेगा तो पढ़ेगा क्या उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी और हाइजीन पढ़ेगा। यदि कोई कॉमर्स लिया है तो क्या पढ़ रहा है वहाँ पे, बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यदि कोई ह्यूमैनिटीज़ लिया है, ये आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे ह्यूमैनिटीज़, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। फिर उसके बाद साइकोलॉजी एंड लॉजिक, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, होम साइंस, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक, ये कौन पढ़ रहा है, ये ह्यूमैनिटीज़। ये क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिफरेंट कैटेगरी आप देख रहे हो, कैटेगरी डिवाइड की 7 कैटेगरी, जहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, साइंस, सेकेंड है कॉमर्स, थर्ड है ह्यूमैनिटी, और डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट कैरिकुलम है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, टेक्निकल में यदि कोई टेक्निकल फील्ड में जा रहा है तो क्या पढ़ रहा है वो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। यदि वो एग्रीकल्चर फील्ड का है तो क्या कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, गार्डनिंग, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड बॉटनी। फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स यदि कोई फील्ड सिलेक्ट किया है तो क्या है, पेंटिंग, मॉडलिंग, म्यूजिक, डांस, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग। यदि कोई होम साइंस, और लेकिन उन्होंने बिल्कुल बोल दिया ये जो होम साइंस है वो केवल लड़कियों के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, होम साइंस इज ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, बिल्कुल याद रखना स्टार मार्क लगा करके। ठीक है, तो क्या बताया, यदि कोई होम साइंस ले रहा है तो क्या है, होम इकोनॉमिक्स, फूड, न्यूट्रिशन एंड कुकिंग, मदरहुड, नर्सिंग एंड चाइल्ड केयर और होम मैनेजमेंट, ये होम साइंस में ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ये है 7 कैटेगरी के, ये क्या है, 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट कैरिकुलम उन्होंने बता दिया।
इसका हिंदी भी देख लीजिए। वैकल्पिक विषय को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग पाठ्यक्रम तय किए गए हैं। विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, शरीर विज्ञान और स्वच्छता रहेगा। व्यापार में बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, वाणिज्यिक, भूगोल और अर्थशास्त्र के तत्व रहेंगे। मानविकी में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के सामान्य सिद्धांत, मनोविज्ञान और तर्क, गणित, संगीत, गृह विज्ञान, शास्त्रीय भाषा रहेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये पूरा फैक्ट्स है, ये पूरा फैक्ट्स है जो कि आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए। तकनीकी में क्या बताया गया? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और ज्यामिति ड्राइंग रहेगी। कृषि में पशुपालन, बागवानी, कृषि रसायन, वनस्पति विज्ञान। फिर ललित कला में पेंटिंग, मॉडलिंग, संगीत, नृत्य, कला का इतिहास, ड्राइंग और डिजाइनिंग रहेगा। और गृह विज्ञान जो कि किसके लिए? केवल लड़कियों के लिए है, तो वहाँ पे गृह अर्थशास्त्र, भोजन, पोषण और खाना पकाना, मातृत्व, नर्सिंग और बच्चे की देखभाल और गृह प्रबंधन रहेगा। ये है 7 श्रेणियाँ जिसे अलग अलग पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया है, जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में चिन्हित किया गया है। किसके लिए है ये? तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। ठीक, फिर अब आ जाइए सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसके संबंध में इन्होंने क्या बताया है? तो इसके संबंध में इन्होंने बताया है कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस। कौन देखभाल करे, कौन बताए कि आप इस तरीके से कौशल अपना विकास कर लीजिए, कौशल विकास कीजिए। कोई बताए ना कि आप यदि ये चीज़ को पढ़ लोगे तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। जब तक कोई बताएगा नहीं तो कहाँ से पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा ना। स्कूल में क्या पता चल पाया? नहीं पता चल पाया जब तक कोई गाइड नहीं किया। तो एज अ गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो को एस्टैब्लिश करो एवरी प्रोविंस ऑफ द इंडिया। सभी प्रांतों में, एवरी प्रोविंस में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं? गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी सेकेंडरी स्कूल। केवल एस्टैब्लिश कर दोगे तो हो जाएगा क्या? तो नहीं। तो फिर करो क्या? आप गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस सभी स्कूल में दो, इन एवरी सेकेंडरी स्कूल। फिर टू कंडक्ट दिस सर्विस करियर मास्टर्स एंड गाइडेंस ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड। पहले क्या बोले? ऐसे समझो कि पहले ब्यूरो को एस्टैब्लिश कर दो। वो कौन सा ब्यूरो हो? एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो को एस्टैब्लिश करो। अब ये ब्यूरो को एस्टैब्लिश तो कर दियो, साथ में गाइडेंस और काउंसलिंग की जो सर्विस है सभी स्कूल में दो। अब देगा कौन? तो उसके लिए आप मास्टर्स और करियर मास्टर और गाइडेंस ऑफिसर को अपॉइंट करो, जो जा जाके ये सर्विस को देंगे। और वो सर्विस कौन सी है? एजुकेशनल एंड वोकेशनल सर्विस। एजुकेशनल एंड वोकेशनल सर्विस यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस। गाइड कौन कर रहा है आपको? काउंसलिंग कौन दे रहा है आपको? ये एक एज अ सर्विस है। ठीक है, ये फिर क्या बोले? ट्रेनिंग ऑफ करियर मास्टर एंड गाइडेंस ऑफिसर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोले कि अच्छा ठीक है, हम जा करके बता देंगे कि क्या क्या करियर मास्टर्स जो होते हैं। आप बिल्कुल इसको रिलेट करो, आप अपने कॉलेज डेज में आते हैं लोग, और फिर स्कूल में भी जब आप रहे होंगे तो बिल्कुल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। तो वही है ये। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पे क्या करो? इनको गाइड कौन करे? ये आगे गाइड करेंगे, लेकिन इनको भी तो कोई गाइड करे। तो इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग किसके द्वारा हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑर्गेनाइज करें इसकी ट्रेनिंग। तो करियर मास्टर और गाइडेंस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। फिर क्या है? गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। गाइडेंस ऐसा नहीं बिल्कुल तुमको ना मैथ्स ही लेना है, उसके अलावा ना तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो। अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैथ्स, इट्स ओके ना। उसको यदि उसको इंटरेस्ट है कॉमर्स में, उसको इंटरेस्ट है दूसरी फील्ड में, उसको आर्ट्स में जाना है, ठीक है। उसको अपनी इंटरेस्ट के, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एबिलिटी क्या बोलती है? गाइडेंस ऐसा करना है, गाइडेंस ऐसा करना है। ये नहीं कि बिल्कुल आप कॉमर्स में बोल दो कि अकाउंटेंसी आप पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ऐसा बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। यदि किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, मुझे बीटेक करना है, तो उसको वो करने दो ना। ज़बरदस्ती क्यों उस पर गाइड? जो उसका इंटरेस्ट है उस पर गाइड करो आप। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने बिल्कुल क्या किया है? ये सजेशंस दिए हैं। इसको यहाँ पे देख लीजिए। शैक्षिक और व्यावसायिक
मार्गदर्शन और परामर्श के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? तो प्रत्येक प्रांत में शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना प्रत्येक प्रांत में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा इनको प्रत्येक प्रांत में स्टडी करने के लिए बोला गया था। क्या प्रत्येक प्रांतों में से बताइए हमें। तो इन्होंने सुझाव दे रहे, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करो, प्रत्येक प्रांत में शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो खोल दो। फिर क्या करो, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ब्यूरो तो खोल दिया, ब्यूरो मतलब केवल खोल के बैठे तो हो जाएगा क्या? नहीं, तो उसको क्या करो, ग्राउंड, उसको रियलिटी तो बनाओ। रियलिटी कैसे बनाओगे कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का आयोजन करो। ठीक, अब ये करेगा कौन? ये सेवाएं उपलब्ध कौन कराएगा? तो इस सेवा के संचालन के लिए करियर मास्टर्स और गाइडेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दो। अब ये करियर मास्टर और गाइडेंस ऑफिसर को खुद कौन प्रशिक्षण दे? तो केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। फिर ये करेंगे क्या? तो ये व्यक्तिगत मतभेदों, रुचियों, दृष्टिकोण, योग्यता और क्षमता के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये क्या करेंगे? जिसकी जैसी रुचि उसको वैसा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। जहाँ कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है और अपने डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या बताया जा रहा है। अब इन्होंने हमने ये देखा कि वाओ, इन्होंने डिफेक्ट्स बताए, उसके बाद इन्होंने ना बहुत सारे सजेशन दे दिए। बहुत अच्छा आयोग था, लगता है बहुत अच्छा आयोग था। इसने ना बहुत ही अच्छे, मतलब कि इन्होंने ना बिल्कुल बीमारियां भी बिल्कुल गिना दी है, साथ में दवाइयां भी दे दी हैं। ये डिफेक्ट्स तो बताए लेकिन सजेशन भी दे दिए। क्या इतना ही अच्छा था आयोग? क्या उसमें कोई कमियां नहीं थी आयोग में? तो हम देखने जा रहे हैं डीमेरिट्स क्या हैं, क्या कमियां इस आयोग में हैं। इन्होंने बहुत बड़ा, आपको बोलते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन स्वयं कैसे हो ये भी तो देख लो। किसी को, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरों को बोलने से पहले खुद पर विचार कर लो। तो वो जो खुद पर विचार है, तो हम देखते हैं कि कमीशंस में क्या कोई गलतियां थी, क्या कमीशन में खुद क्या कोई डीमेरिट्स था, तो उसको देखते हैं। ओवरबर्डन इन डाइवर्स कैरिकुलम, डीमेरिट्स ऑफ द कमीशन, ओवरबर्डन, नो क्लियर सजेशन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए बोले एडवांस्ड लाओ, फिर उसके बाद बेसिक लाओ, फिर बोल रहे हैं कि आप ना फॉरेन लैंग्वेज लाओ, फिर लेकिन वो इंग्लिश मत लाओ। इंग्लिश को कहाँ लाना है, कहाँ लाना है, कुछ तो बता नहीं रहे हो, समझ में आ नहीं रहा है। इंग्लिश को लाएं तो लाएं कहाँ? तो नो क्लियर सजेशन फॉर इंग्लिश, समझ में तो आया ही नहीं। हिंदी तो समझ में आया कि आपने बोल दिया कि जहाँ जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है उनके लिए आप एज अ कंपलसरी हिंदी ला दो। लेकिन आप इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? इंग्लिश में तो आप इतना घुमाए हो, बोले पहले बेसिक लाओ, एडवांस लाओ, फिर उसके बाद फॉरेन लाओ, लेकिन इंग्लिश मत लाओ। यानी कि इतना इंग्लिश तो लाए, लेकिन इंग्लिश के लिए क्लियर कट नहीं बताए कि करें क्या। बिल्कुल ये उनकी एक खामियां हो गई। ओवरबर्डन इन डाइवर्स क्यूरिकुलम, बोले इतना क्यूरिकुलम बता दियो, कभी बोलते हो कि जूनियर में ये करो, हायर में ये करो, फिर उसमें भी आप बोल दिए कि उसके ना सेकेंडरी में ये फिर उसमें भी आप 7 श्रेणियां बांट दिए, 7 कैटेगरी बांटे हो, फिर 7 श्रेणियों में अलग 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 फिर पाठ्यक्रम ला दियो। कितना कैरिकुलम लाओगे, कितना कैरिकुलम लाओगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना कैरिकुलम ला दियो, कुछ तो बताओ कि आखिर बोलना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। फिर कॉस्टली मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज कभी बोलते हो बागवानी, हस्तकला, फिर इतनी सारी आपने गिना दिया मल्टीपर्पज स्कूल। क्या क्या लाए हम, क्या क्या लाए आपने? इतनी सारी बातें, मल्टीपर्पज, इतने कॉस्टली, आपने इतनी सारी स्कूल, बागवानी बोल दिया, हस्तकला बोल दिया, फिर उसके बाद शिल्पकला बोल दिया, इतनी सारी कलाओं का नाम ले लिया आपने। क्या खर्च नहीं आता? क्या खर्च नहीं आता क्या उसमें? तो वो तो कॉस्टली मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में बता रहे हो, कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद इल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इल डिफाइंड स्ट्रक्चर, पहले बोलते हो 7 साल में करना है, फिर बोलते हो 3 साल 4 साल, फिर बोलते हो 2 साल में ये करो, 2 साल में, कहाँ पे क्या करें? कुछ तो क्लियरली बताओ ना। इल डिफाइंड क्यों है? आप क्लियर क्यों नहीं बता पा रहे हो कुछ भी? इल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर नो सजेशन रिगार्डिंग विमेन एजुकेशन, आपने केवल महिला शिक्षा के बारे में कहाँ बोला? कहीं पे तो नहीं बोला, हमने तो नहीं देखा। आपने केवल बोल दिया कि होम साइंस ना केवल लड़कियों के लिए। क्या उतना पर्याप्त है? केवल लड़कियां होम साइंस को पढ़ेंगी? तो ये भी क्या है, ये इनकी कमियां हैं, डिमेरिट्स हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दिस कमीशन? जो इन्होंने खुद सुझाव दिए उसी में ये फंसे हैं, ठीक है, वही उनकी कमियां बन गई हैं। देखिए आयोग के दोष क्या हैं, तो अति भारित और विविध पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के लिए कोई स्पष्ट सुझाव नहीं, महंगे बहुउद्देशीय स्कूल, फिर माध्यमिक शिक्षा की खराब परिभाषित संरचना। क्या बोलना चाहते हो अच्छे से तो बता दो, समझ में तो आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद महिला शिक्षा के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिए हैं, ठीक है, तो ये आयोग की कमियां हैं। लेकिन बात आती क्या इतनी कमियां हैं उसमें और कोई अच्छाई नहीं है? कोई अच्छाई क्या बिल्कुल नहीं है क्या? तो देखते हैं। कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडियन सेकेंडरी एजुकेशन। All India Advisory Board of Secondary Education was formed at center to find out problems of secondary education and to suggest their remedies. क्या फाइंड किया गया, क्या स्थापित किया गया? ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कहाँ पे? एट द सेंटर लेवल, टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू सजेस्ट देयर रेमेडीज। एजुकेशन ऑफ जनरल साइंस वॉज मेड कंपल्सरी, जनरल साइंस को कंपल्सरी कर दिया गया। इन सम सेकेंडरी स्कूल एनसीसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, एनसीसी को ऑर्गेनाइज किया गया। फिर और क्या किया गया? ये क्या है, इन्होंने जो सुझाव दिए परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं? इतनी, मैंने क्या बताया, क्या इतनी कमियां हैं और कुछ अच्छा ही नहीं इसने बताया। इतना सुझाव दिया, 244 पन्नों का इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 14 चैप्टर्स में इन्होंने पूरे अपनी रिपोर्ट को पेश किया, क्या कोई अच्छा ही नहीं था? तो अच्छाई आई ना। हुआ क्या? हुआ ये कि ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया एट द सेंटर लेवल। और किस लिए ये फॉर्म हो गया? कि सेकेंडरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको फाइंड करो और उसके लिए रेमेडी बताओ। पर्टिकुलरली एक कमीशन, एक सेकेंडरी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया गया। और क्या किया गया? जनरल साइंस को कंपल्सरी कर दिया गया। और क्या किया गया कि एनसीसी कुछ सेकेंडरी स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होने लगी। और क्या हुआ? मदर टंग वॉज मेड द मीडियम, मदर टंग वॉज मेड मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मदर टंग को, इन्होंने बोला था ना मदर टंग, तो इन्होंने दोनों में बताया। तो मदर टंग को क्या किया गया कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मदर टंग जो है आ गया। और क्या है? विच मेड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पॉसिबल। अब आप ये बताइए, मदर टंग, जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वो लोग बिल्कुल अपनी मदर टंग में एकदम बहुत अच्छा उनको लगता है, यानी कि उनको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश भी नहीं बोल पाते और हिंदी तो आप पूछिए ही मत, ठीक है। तो उसके संबंध में यदि आप बात यदि करें तो मदर टंग में यदि कोई शिक्षा दे रहा है तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ना। तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो दिक्कत क्या होती थी, स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि घर में हमारा परिवेश ऐसा है, भाषा ऐसा उपयोग हो रही कि हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है कि हम माध्यमिक स्तर पे भी मदर टंग, मातृभाषा को ला रहे हैं, मदर टंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे हुआ क्या, परिणाम क्या निकला कि एक्सपेंड हुआ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर क्या है? रिफॉर्म्स इन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, देयर पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशंस। रिफॉर्म लाए गए, सुधार लाए गए, रिफॉर्म लाया गया किस में? तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स को ट्रेन कैसे करना है, पे स्केल एंड देयर सर्विस कंडीशंस। फिर क्या है? फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग वॉज मेड अवेलेबल इन सेकेंडरी स्कूल्स। इन्होंने बोला था ना कि ये चीज़ को करो, तो बिल्कुल उसको क्या कर दिया गया, वॉज मेड अवेलेबल, इसकी व्यवस्था करवाई गई। इधर देख लीजिए हुआ क्या, यानी कि इतनी खामियां बस नहीं थी, कुछ निकल के भी आया। और वो क्या निकल के आया देख लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाने, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाने और उनके समाधान का सुझाव देने के लिए केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, ठीक। और क्या किया गया? सामान्य विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो कि इन्होंने क्या बोला था, सामान्य विज्ञान कहाँ होना चाहिए, केवल 2 वर्ष होना चाहिए, प्रथम के 2 वर्ष। तो बोले कि नहीं, इसको कोई वैसा कैटेगराइज नहीं किया गया कि प्रथम हो कि द्वितीय हो कि तृतीय हो कि चतुर्थ हो, बस ये बोल दिया गया कि सामान्य विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। फिर माध्यमिक विद्यालयों में एनसीसी का आयोजन होने लगा, किया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिससे माध्यमिक शिक्षा का विस्तार संभव हुआ। और शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनके वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार लाया गया।
और क्या हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये परिणाम निकल के आए। इन्होंने इतना कुछ बताया था, लेकिन ये परिणाम मुख्य निकल कर के आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 244 पन्ने का है। अब आप अपने ABO एग्ज़ाम में वो 244 पन्ने को पढ़ने के लिए बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। केवल क्या मुदलियार आयोग से बस आने वाला है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी पोर्शन को आपको इक्वल बैलेंस करके, ये क्या है, हमने इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स देखे हैं जो कि एग्जैक्टली ये हुआ था। यानी कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कमियां बताई, इनमें खुद में क्या कमियां थी, परिणाम क्या निकल करके आया। तो यहाँ पे हमने मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कोठारी कमीशन, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन कमीशन, जो कि जिसे बोलते हैं हम कोठारी कमीशन, तो उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आपसे आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप पहले भी मैंने बताया, अभी भी मैं बोलूँगी, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके लिए, आपको कहीं पे नहीं करना है। शेयर करने के लिए क्या आपको पे करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। शेयर करने के लिए तो आपको कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो उन तक पहुँच सकेगा, क्योंकि फ्री इनिशिएटिव का हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन तक। ठीक है, तो सेशन आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करना आपको अच्छा लगा हो तभी करना, नहीं अच्छा लगा हो और आपने यदि कुछ ना सीखा हो इससे तो बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब भी आपकी इच्छाएं कर लीजिए। करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। लेकिन सब्सक्राइब से ज़्यादा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालते हैं तो उसमें वहाँ पे लिंक शेयर की जाती है, तो आपको डायरेक्टली आपको क्या नोटिफिकेशन तुरंत पता चल जाएगी कि अच्छा ये वीडियो डला हुआ है। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।